पहले तो चलिए ठीक है, पुनः एक बार मैं आपको ले चलता हूँ। तो चर्चा हम लोग जो कर रहे थे यहाँ पे अव्यय को लेकर के, या अव्यय या शुरुआत के जो आपके 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो मैं शुरू के 4 लिखता पहले हूँ, संज्ञा, क्रिया, तो आप लोग ये जान चुके हैं कि चारों नहीं रहा साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब दिखा, हाँ, सही से आवाज भी नहीं है। और कोई बोल दे भाई, आवाज हमारी आ रही कि नहीं पूरी? अब आ रही है कि एक बार कट जा रहा है। देखिए, जो शुरुआत के जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ कमजोर है नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे। जो कि मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है सही हो जाए। चलिए, तो शुरुआत की आपके 4 जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो आपके, पहली चीज तो जो सीधे प्रश्न पूछता आपका यहाँ से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। संज्ञा के भेद कितने संज्ञा के हैं? 5। संज्ञा के नॉर्मली 5 भेद, संज्ञा के नॉर्मली 5 भेद आपके हैं। लेकिन कहीं कहीं पर मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको 3 भेद है। लेकिन जो प्रचलन में आपके है, मुख्य रूप से जो प्रचलन में आपके है, जिस पर बार-बार प्रश्न आपके आते हैं, 5 प्रकार इसके माने गए हैं। परीक्षा में अगर आता है 5 मानिएगा। अगर पूछता कि मुख्य कितने भेद हैं, अगर परीक्षा में प्रश्न कर दे कि नहीं, थोड़ा सा जोर दे दे मुख्य रूप से कितने भेद है, तब आप 3 टिक कर सकते हैं। नॉर्मली करता है कि कितने भेद है, 5 करिएगा। सर्वनाम के बताओ भाई, भेद कितने सर्वनाम के होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, आपके 6 भेद होते हैं। वैसे आप अंग्रेजी में जाएंगे तो आपको 10-12 भेद मिलेंगे सर्वनाम के। प्रोनाउन के भेद 10-12 मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे नॉर्मली। हिंदी में जो आपका वर्गीकरण इसका है, इसका 6 प्रकार इसके हैं। क्रिया के बारे में आपका इसमें गुण क्रिया होती है, पुनः यौगिक क्रिया होती है, पुनः आपका नाम धातु होती है, पुनः आपकी क्या बोलते हैं, पूर्व क्या बोलते हैं उसको, क्रिया के भी हमें लग रहा है, क्रिया को भी लग रहा है हमें 4-5 भेद क्रिया के भी है। अभी मिलेगा, पाइप बताएंगे इसके बारे में हम। क्या बोलते हैं, प्रेरणा धातु होती है। तो इस तरह से सकर्मक, कर्मक, इस तरह भी करके इसके कई भेद क्रिया किए गए हैं। लेकिन इस क्रिया का भेद को लेकर प्रश्न नहीं पूछता कितने भेद क्रिया के होते हैं, या क्रिया के इस तरह प्रश्न कर सकते, क्रिया की बनावट को लेकर कितने भेद होते, तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं साफ साफ, बनावट को लेकर कितने भेद हैं। बताओ भाई, बनावट को लेकर क्रिया कितने भेद क्रिया के लेकर हैं, बनावट को लेकर के? सकर्मक, अकर्मक नहीं, बनावट को लेकर नहीं है, कर्म को लेकर के हो। बनावट को लेकर 2 भेद उसके होते हैं, रूढ़ और यौगिक। क्रिया की बनावट को लेकर के रूढ़ और यौगिक 2 भेद होते हैं। योग रूढ़ भी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, योग रूढ़ नहीं इसका होता, क्रिया का योग रूढ़ नहीं होता। क्रिया एक रूढ़ शब्द का होता है। जैसे राम शब्द हमने कहा, तो इसे क्या होता है कि योग रूढ़ मतलब नहीं समझ रहे हैं। योगी मतलब होता है कि 2 क्रिया मिले और रूढ़ हो जाए, तो योग रूढ़ नहीं इसका होता। योग रूढ़ आपके शब्दों का होता है। इसी में योग रूढ़ शब्द आपके जो होते हैं बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे पंकज शब्द है, आपका दिगंबर शब्द है, या आपका जो है, मतलब सारे आपके बहुब्रीहि समास के जो भी शब्द मिलेंगे आपको, सबके सब योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ शब्दों में आपके आते हैं। अगर एक चीज आप कंफर्म यहाँ से कर लें केवल, योग रूढ़ क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण याद कर लीजिए। तो सारे उदाहरण जो बहुब्रीहि समास के रहेंगे आपके, वो क्या रहेंगे, आपके योग रूढ़ के सम उदाहरण, आपके सारे योग रूढ़ उदाहरण। और बहुब्रीहि समास के पहले के जो भी आपके हैं यौगिक होते हैं, उनको याद कर ले तो आपको मालूम पड़ जाए कौन कौन शब्द यौगिक होते हैं। मतलब 5 समास जो आपके बाकी बचते जो हैं बहुब्रीहि समास के अलावा, सबके सब यौगिक हैं। और बहुब्रीहि समास के सारे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। एक विशेष अर्थ में जाकर चिपकते जाकर, विशेष अर्थ में जाकर रूढ़ हो जाते हैं। तो ये बातें हैं यौगिक को योग रूढ़ को लेकर के।
और विशेषण के बारे में आप जान रहे हैं। जो किसी की विशेषता बताए वो आपका विशेषण होता है। अब इसके भी वर्गीकरण आपके लगभग 6-7 वर्गीकरण इसके भी किए गए हैं। चलिए मैं अब सीधे सीधे आपको पारी पाना सबके लिए चलता हूं, जो 5 प्रकार आपके हैं। सब पेज या चेंज नहीं हो रहा है यार। यहाँ से चलिए पहले हम बात करते हैं संज्ञा को लेकर के। कुछ हम बहुत चीजें जानते हैं आप हैं बहुत बताना नहीं हमको इसके बारे में है, संज्ञा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप बताइए। कुछ चीजें मैं सिर्फ प्रश्न करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा पहली बात ये बताइए, संज्ञा कहते किसको है? एक शब्द में बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की संज्ञा कहते हैं। नाम कुछ नहीं, बस एक चीज याद रखिए, नाम। देश जो भी नाम आपके जो भी वस्तु संसार में है, जो भी चीज संसार में है, जिसकी उसका कोई न कोई नाम होता है, देश और उसका शुरुआती नाम जो कुछ भी दे देते हैं आप, वो सब के सब आपकी संज्ञा होती है। चाहे वो भाववाचक हो, चाहे भाव मन के भाव हो, चाहे दृष्टिगत कोई चीज हो, चाहे दृश्य कोई चीज, मतलब किसी चीज का नामकरण कर दिया, अगर आपने नाम दे दिया तो जिसके नाम से बुलाएंगे वही क्या होती है? संज्ञा होती है। अब स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, मतलब जो भी चीजें आपको, चाहे किसी द्रव्य का नाम हो। अब अलग बात है, कहते हैं स्थान, व्यक्ति, भाव, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन मात्र इतना जानना को नाम कोई हो तो सब को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सही एक शब्द में आपका नाम शब्द है, या संज्ञा का पर्यायवाची शब्द के बारे में अगर पूछता कभी एक संज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा, तो नाम मान लीजिए आप, किसी का नाम अगर है तो संज्ञा है। अभी नामकरण तो फिलहाल नाम है, तो बहुत चीजों के नाम हो सकते हैं भाई। सॉफ्टवेयर भी डेवलप कोई कर रहा है और कह रहा है कि जो नाम कोई दे देगा तो भी तो नाम हो जाएगा। अब इसमें कोई शब्दावली नहीं, इसमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु में कोई शब्दावली तो नहीं है, लेकिन फिलहाल सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं कहीं यहाँ पे आया हुआ है। मन के भाव, तो इस तरह से जो भी चीजें आपका यहाँ पे हैं, सबके सब आपकी संज्ञा। इसमें देखिए 5 वर्गीकरण आपके किए गए हैं, और जो प्रश्न पूछता आपसे थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा आप। जो प्रश्न पूछेगा आपसे, जैसे चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछता तो उसे उलझ जाता है, उसी में आप हैं। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और आपका भाव, 4 चीजें हैं, 5 चीजें आपकी हैं जो आपके संज्ञा के वर्गीकरण में आते हैं। नॉर्मली जो हम प्रयोग करते हैं, बोलते चालते जो हम हैं। पहली बात तो व्यक्ति का किसी का नाम अगर आएगा एक वचन में रहेगा, जैसे राम कह दिया हमने, मोहन कह दिया हमने, इलाहाबाद कह दिया हमने, बनारस कह दिया, मतलब किसी का। जैसे व्यक्ति मतलब व्यक्ति ही नहीं है केवल, ये मत सोचिएगा व्यक्ति माने किसी पर्सनल के व्यक्ति के बारे में ही बात होगी तभी संज्ञा हो गई। राम, मोहन, सोहन ही नहीं है ये, किसी शहर का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने कह दिया इलाहाबाद, तो इलाहाबाद कोई व्यक्ति है? नहीं है ना। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन का, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब एक चीज और जाने का, एक वचन हमेशा एक वचन में। परीक्षा मान लो पूछ ले आपसे, एक वचन में रहता है, कौन सा सर्वनाम एक वचन में रहता है? और वहां पे सारी चीजें दे दें आपको, व्यक्तिवाचक दे दें, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, तो आप कहेंगे भैया कौन सा बवाल आ गया ये? तो एक वचन में कौन रहता है हमेशा? सिंगुलर नंबर में यही रहता है आपका, व्यक्तिवाचक ही एक वचन में रहता है आपका, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं। और जातिवाचक जो होता है, इसमें किसी एक प्रकार की जात का बोध होता है। मतलब किसी एक चीज का नाम ले लेंगे पूरे उसको, जैसे मान लो आपने कह दिया आम, तो आम से पूरे आम समुदाय, चाहे दशहरी हो, चाहे जो चौसा हो, चाहे कोई आम हो, वैरायटी की, आम की कोई वैरायटी हो, सबके सब आपके जो है आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसको कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। और दूसरी चीज मान लीजिए किसी ने कह दिया कि गाय, कोई कह दिया गाय, अब आप सोचेंगे गाय तो एक वचन है, इस मतलब का मतलब ये व्यक्तिवाचक में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय कहने से पूरे गाय समुदाय का बोध होता है। गाय कहने से क्या होता है? पूरे गाय समुदाय का बोध होता है। अगर मानव कोई कह दे तो मानव कहने से सिर्फ हमारा या हमारा नाम ही नहीं आएगा, पूरे मानव जाति का नाम आता है। कुत्ता कहने से केवल कुत्ता का नाम नहीं आता है, कुत्ता समुदाय का बोध होता है। तो इस तरह से
जातिवाचक संज्ञा जो आपकी होती है मतलब पूरे पूरे समुदाय और उसके पूरे वर्ग को लेकर बात करती है। इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में आपका जो है ये समुदाय का बोध कराता है। द्रव्य के बारे में कोई समस्या नहीं है। द्रव्य में दो चीजें हो सकती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब गणना करने योग्य और ना गणना करने योग्य। जैसे दूध आपका आ गया तो नापने वाला एक है होता है, एक तौलने वाला होता है। तो दूध को आप तो भाई गणना तो कर नहीं सकते कितना दूध उसमें है, आप उसको नाप सकते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में थोड़ा सा द्रव्य में खास करके जो सोना चांदी जो भी इस तरह की धातुएं आपकी आती हैं ये आपके इसमें जो है द्रव्यवाचक, या पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, इस तरह की चीजें आपके द्रव्य में आती हैं। इसको मटेरियल नाउन के रूप में आप जानते हैं। मटेरियल नाउन मतलब इसका निर्माण किसी मैटर या किसी तत्व से हुआ होता है। समूहवाचक इसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं और इससे किसी समूह का बोध होता है। इसे मान हमने गुच्छा, हमने काफिला कह दिया, हमने संघ कह दिया, हमने समूह कह दिया, इस तरह की हमने टीम कह दिया। इस तरह की जो शब्दावली है आपकी जो है, इस तरह की कोई शब्द अगर आता है जिससे कोई समूह का बोध होता है, उसको हम जैसे परिवार हमने कह दिया, तो उसे समाज मतलब इस तरह की कोई चीज बोलिए जिससे समूह का समुदाय का बोध हो, तो वहीं पर आपका जो समूहवाचक होता है। और भाव जो आपका भाव है, जैसे मन का कोई भाव, इसको नॉट टचेबल जिसको हम कहते हैं, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, इसको आप छू नहीं सकते, इस तरह कोई चीज परीक्षा में अगर आपके आती है, पूछता है इसमें कौन सा नाउन कौन सा संज्ञा आपका इसमें है, तो आपको उसको भाववाचक संज्ञा के रूप में आपको जाना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा साहस और हमने कह दिया साहसी, या दृढ़ता हमने कह दिया, या हमने कह दिया कि वीरता कह दिया हमने शब्द जो है, या भीरुता कह दिया। इस तरह कोई शब्दावली से भीरुता हमने कहा, क्या भीरुता को आप छू पाएंगे? नहीं छू सकते उसको आप, क्योंकि वो मन का भाव एक है। तो मतलब है मन के भाव जब संज्ञा का रूप ग्रहण करते हैं, जब कर्ता के रूप में काम करते हैं, तो वहीं पर आपका क्या हो जाता है, वहीं पर आपका जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। और हमेशा जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, एक कर्ता एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, एज ए सब्जेक्ट जहां पर मिलेंगे एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको। कर्ता या कर्म के रूप में आपको जहां पर भी वाक्य प्रयोग होंगे उसी रूप में मिलेंगे आपको ये। और इसमें भाववाचक में किस क्रिया भी होती है, क्रिया भाववाचक संज्ञा बन सकती है। कई चीजें ट्रांसफर होकर चेंज होकर के यहाँ पे जो है इसका रूप ग्रहण करते हैं। ये तो हो गए जो है कि इसको लेकर के क्या बोलते हैं, संज्ञा को लेकर के। संज्ञा के भी देखिए कुछ चीजें, यहाँ प्रश्न परीक्षा में जो पूछता है आपसे, एक वचन को लेकर के, दो वचन को लेकर, कौन एक वचन है कौन बहुवचन है, कौन आपका जो है इसमें कारक क्या है, लिंग कौन सा इसका है, तीन चार चीजें आपके संज्ञा में आपके शामिल हैं, पहले से ही ऑलरेडी शामिल इसी में है। और जो इसका नामकरण वर्गीकरण जो होता है, क्या संज्ञा क्या इसकी है, या लिंग कौन सा है, इसका जो है कि वचन कौन सा इसमें है, कारक कौन सा इसमें, सारी बातें जो है संज्ञा को लेकर के ही चलती हैं। और सर्वनाम को लेकर भी कुछ चीजें टच होती हैं कि मुख्य रूप से शुरुआती स्टेज में जो बात होती है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को लेकर के होती है। तो जो देखिए जो संज्ञा के जो वर्गीकरण तो 5 हो गए आपके, बिल्कुल दुविधा इसमें नहीं है। विशेष रूप से वर्गीकरण होगा 3 रहेगा आपका। हेलो, इसमें से द्रव्यवाद, हाँ बताइए। हेलो, स्कूल बा ठीक ठीक ओके। तो इसमें आपके जो लिंग है, लिंग बताओ कितने होते हैं भाई, बता दे कोई हमको। लिंग माने जेंडर, अंग्रेजी में इसको जेंडर बोलते हैं। तो बताए भाई इसके लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के 3 प्रकार के, नाम बता दीजिए। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में सर 2 ही बिल्कुल, हैं? 2 ही प्रयोग होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 ही, हिंदी में आपके 2 ही प्रकार के लिंग हैं। संस्कृत में आपका नपुंसक लिंग भी यहाँ पे होता है। और हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं अंग्रेजी में? क्योंकि भाषाएं तीनों पढ़नी है आपको, तीनों भाषाएं पढ़नी है, बता दीजिए अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं। हाउ टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, बता दीजिए। कोई बता दे इंग्लिश में कितने लिंग होते हैं?
देखिए, पहली चीज जो नॉर्मली आप प्रयोग करते हैं, इसे अभी कहीं फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां लिखा है फेमिनिन, जी मेस्कुलिन, मेल जी फीमेल, मेल Transgender. फीमेल। नॉर्मली लिखता है मेल और फीमेल लिखता है, नॉर्मली लिखता है जी मेल और फीमेल। जी सर। एक ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर मतलब होता है कि जो जो हिजड़े प्रजातियां जो होती हैं, हिजड़े का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष में स्त्री होना पुरुष, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। और इसी को कॉमन जेंडर भी आप थोड़ा सा अलग, जहाँ अंग्रेजी में क्या होता है, कॉमन जेंडर का मतलब होता है जहाँ पे न स्त्री का पता हो ना पुरुष का पता हो। कोई न कोई तो होता है, इसे मान लो चींटी आपने कह दिया, चींटी कह दिया तो चींटी के लिए वहां पे अलग शब्दावली नहीं है। हाथी शब्द कह दिया आपने, अंग्रेजी में हाथी के लिए हाथी और हथनी जैसे हिंदी में है वैसे वहां पे नहीं है। जी सर। वहां पे एलिफेंट ही लिखा जाएगा, ही एलिफेंट, सी एलिफेंट का वहां पे शब्दावली नहीं। कौवा, बस मान लो कौवे की बात आ गई तो कौवे के लिए वहां पे ही और सी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लोमड़ी की बात आ गई, लोमड़ी के लिए वहां पे ही और सी का प्रयोग नहीं होता है। वहां पे दोनों को आप जो है दोनों को कॉमन जेंडर में रख देते हैं। चलिए ठीक, कॉमन जेंडर है। इसके अलावा जो भी निर्जीव चीजें होती हैं, सारी निर्जीव चीजें जो होती हैं वो आपके कॉमन जेंडर में वहां पे आ जाती हैं। और संस्कृत में इसी को नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। इसमें कोई लिंग ही कंफर्म ना हो। और नॉर्मली रूप से जानिएगा कि जो संस्कृत में जिसमें निर्जीव चीजें जो भी होती हैं, संस्कृत में निर्जीव चीजें सबके सबके लिए क्या होता है आपका, वहां पे नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। इसी में अंग्रेजी में इसी के लिए कॉमन जेंडर का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में एक लिंग और यहाँ पे, अंग्रेजी में एक लिंग और है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। कोई बताएगा भाई, कोई बताएगा न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जैसे यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, देयर का प्रयोग होता है कभी कभी ना, देयर का इट का प्रयोग, यूज ऑफ इंट्रोडक्टिव देयर इन इट आर द न्यूट्रल जेंडर। आपका देयर और इट जो, इसे मान लो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, फिलहाल तो आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन चूंकि लिंग की बात हो गई तो चारों चीजें, तीनों चीजें जानना जरूरी है आपको परीक्षा में, चूंकि हिंदी में भी आपके आएगा, संस्कृत में भी आएगा, आपके अंग्रेजी में भी आएगा। नॉर्मली प्रश्न ऐसे पूछ सकता है लिंग कितने होते हैं, अंग्रेजी में मान लो पूछ लेते 4 प्रकार के, हाउ टाइप ऑफ जेंडर। तो आप जाने रहेंगे कि भाई, जाने रहेंगे अगर आप जो है कि मेस्कुलिन जेंडर, मेस्कुलिन माने होता है पुल्लिंग, फेमिनिन माने होता है स्त्रीलिंग, कॉमन मतलब होता है कि नपुंसक लिंग होता है, और न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ही ना हो। जैसे इट और देयर का प्रयोग जो अंग्रेजी में होता है वो मात्र जो है कि वाक्य बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए बिल में सांप है, इट में गाय है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद शुरुआत देर से होती है। जैसे देयर इज ए काउ इन द फील्ड, देयर इज ए स्नेक इन द होल, चीटी किताब पर है, देयर इज ए आंट ऑन द बुक। तो इस तरह से न्यूट्रल जेंडर जो होता है वाक्य को बनाने के लिए अंग्रेजी में प्रयोग होता है, उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। देयर और इट दो शब्द आपके ऐसे मान लो अंग्रेजी में पूछे ले कि देयर एंड इट आर कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, तो इस तरह करके पूछेगा तो आपको पता रहेगा, तब जान पाएंगे कि भाई देयर और इट जो होता है न्यूट्रल जेंडर में हमारे आता है। तो इस तरह से लिंग के बारे में जानना जरूरी है आपको। चलिए ठीक है, तो हिंदी में जो लिंग होता है, हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार का होता है। संस्कृत में लिंग जो है 3 प्रकार का, अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। तो हम हिंदी के बारे में चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो हिंदी में लिंग आपका जो है आपका 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसी में वर्गीकरण किया गया है। तो आप हर चीज का जो संज्ञा होती है किस लिंग में है, पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है। और एक चीज और है जानिएगा, हिंदी में लिंग का निर्धारण जो होता है प्रत्यय को लेकर होता है। प्रत्यय कहीं पर मैंने देखा कि प्रत्यय नहीं लिखा था, वहां पे जो प्रत्यय लगता, प्रत्यय बताता है हमारा लिंग कौन सा है। हिंदी में लिंग, हिंदी और संस्कृत में जो लिंग का निर्धारण होता है प्रत्यय को लेकर होता है। जैसे मैंने मौर्य कह दिया, हम लोग मौर्य हैं, और इसका स्त्रीलिंग होता है मौर्या। मौर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? मौर्या होता है। मिस्र का स्त्रीलिंग मिश्रा होता है कि नहीं होता है? मिस्र का मिश्रा। अज का स्त्रीलिंग अजा होता है। अज माने क्या होता है भाई बताइए? अज माने बकरी, बकरी। अज माने बकरा होता है, अजा माने बकरी होती है। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। तो बताने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे है कि जो
प्रत्यय लगती है, स्टॉप प्रत्यय लगती है तीनों में। टाप प्रत्यय मतलब बड़ा की मात्रा। अगर आप प्रत्यय पढ़ेंगे संस्कृत में जाकर के तो वहां पे टाप प्रत्यय मिलेगा आपका, यहाँ पे टाप, इसको यहाँ पे इस तरह लिखते हैं टाप प्रत्यय, जो कि स्त्रीलिंग बनाती है। ऐसे मान लीजिए अकारांत शब्द जो होते हैं उसको, अकारांत छोटा जिसमें होता है उसको बड़ा बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगता है। तो टाप प्रत्यय आपको मिलेगा, अभी बहुत समय ई प्रत्यय लगेगा, ईस प्रत्यय लगेगा, ईसत प्रत्यय लगता है। तो सब चेंज करते हैं, वो लिंग बदलते हैं ये लोग। तो बताने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे है कि जो जो प्रश्न परीक्षा में कभी टच करता है कि मतलब लिंग का निर्धारण जो होता है संस्कृत में, इसके जिम्मेदार कौन सा है, इसके जवाब सही साफ साफ क्या आपका रहेगा, प्रत्यय रहता है। प्रत्यय आपको जो लिंग को चेंज करता है। चलिए, तो लिंग वाली बात हो गई यहाँ पे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो चीजों के बारे में चर्चा होगी। वचन, तो वचन कितने होते हैं हिंदी में? कोई बता दे भाई, वचन कितने होते हैं 3। हिंदी में? 3 होते वचन हैं। होते हैं, एक वचन बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, जी सर। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही की बात चलेगी, कमलम, कमले, कमलान। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जो रूप चलता है, शब्द रूप जो चलता है, जैसे राम, रामऊ रामा, बालके, बालकऊ बालका। भाई रूप से तो समझिए, हिंदी में सिर्फ 2 ही होता है, संस्कृत में 3 होता है, और आपके अंग्रेजी में भी 2 ही होता है। आपके इंग्लिश में भी जो है वचन जो होते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं वचन को, वचन क्या बोलेंगे, नंबर। जो नंबर होते हैं इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और हिंदी में इसी को जो है एक वचन और 2 वचन कहते हैं। तो वचन में बिल्कुल 1 और 2 होते हैं, दुविधा इसमें नहीं है। अगला चीज आपका इसमें है कारक है। इन सबका संबंध आपके जो है संज्ञा से है, कारक। तब ये कारक कितने हैं हिंदी में? 7। ये और बताए, हिंदी में कारक कितने हैं? 8। हिंदी में कारक 8 हैं, 7 नहीं 8 हैं। और तो संस्कृत में कारक कितने हैं? संस्कृत में 6। 6। तो संस्कृत में विभक्त कितनी है? विभक्त कितनी है? 7, सप्तमी विभक्त। विभक्त 7 है। अपनी नहीं विभक्त नहीं होती है भाई, प्रथमा तो होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी नहीं चलती है। विभक्त में लग रहा है, विभक्त में लग रहा है कि अष्टमी में प्रथमा ही लगती है। ये तो संबोधन जो आपका है, संबोधन में भी प्रथमा का ही प्रयोग होता है। एक चीज और जानिएगा, एक चीज कारक से और जानेंगे, परीक्षा में बार बार टच करता है इसको, है कि कारक का संबंध सीधे किससे होता है? क्रिया से। क्रिया से होता है। कारक का संबंध सीधे क्रिया से होता है, लेकिन इसमें 2 कारक ऐसे जुड़े हुए आपके हैं। इसे आपका संबंध कारक और आपका संबोधन, इसका संबंध कर्ता से होता है। इसका संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। इसीलिए जो है कि संस्कृत में इन 2 कारकों की गणना जो है, अगर कारक की बात आती है तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपका संबंध जो है क्रिया, वहां से क्रिया से ना होकर सीधे सीधे कर्ता से होता है। कर्ता और कर्म में जो है संबंध कारक जो होता है, संबंध कायम करता है, क्रिया से सीधे संबंधित नहीं होता है वो। इसलिए जो संबंध और अधिकरण का जो है संबोधन का वहां पर गणना जो है नहीं होती। तो मुख्य रूप से देखिए, हिंदी में मुझे बताना आपको ये है, हिंदी में आपके कारक आपके जो है 8 होते हैं। संस्कृत में गणना के रूप में बात अगर आएगी 6 होते हैं, और कारकों से ही आपका विभक्ति बनती है। कारकों से क्या बनती है? विभक्ति बनती है। विभक्ति की जो गणना संस्कृत में है 7 है, और सारी चीजें बाकी कॉमन है। कारक बारे में आप जान रहे हैं, कारक के चिन्ह संस्कृत में जो होते हैं विभक्ति होते हैं, हिंदी में कारक के चिन्ह होते हैं। जहां पर हिंदी में जो है, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, बताओ कारक कौन सा इसमें? इस वाक्य में कारक कौन सा है?
कर्ता कारक है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका है, जवाब बिल्कुल सही है। कर्ता कारक कैसे हुआ? कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए हाँ। सब। चलिए, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ने लगा हुआ है, पहली चीज चिन्ह ने लगा हुआ है। जी तो ने शब्द जो होता है, ने शब्द जो होता है, ये कर्ता कारक का बोधक है। कर्ता ने को लगेगा तो कर्म कारक का बोधक है। इसे एक शब्दावली जो आपकी है, ने पर को से के लिए के लिए से, और चौथा क्या होता है? संप्रदान के लिए। चौथा क्या भाई? से कुल्हाड़ी से डाल काटता है, वो करण से संप्रदान को है। मुझे कैसे बोल रहा है, बताइए भाई, कोई बताए, फट बताए कोई। अपदान के लिए कर्ता ने कर्म को प्रदान किए। कैसे है? से या द्वारा, यहाँ पे गलत हो रहा था इसलिए गलती हो रही थी, गलत हो रहा था ये। से या द्वारा यहाँ पे है। मिटाने वाला हथियार ही मुझे भूल गया, इसमें मिटाने वाला कौन है? देखता हूँ कौन काम को थली मिटाने वाला यही है। चलिए देखिए, कर्ता ने कर्म को से या द्वारा यहाँ पे है, जी के लिए है, जी अपदान और अपादान जो है से है, अलग होने में। और अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में होता है। का के नानी दे समकारण अधिकार आपका आपका संबंध कारक है। और में पय पर, में पय पर, और हे हो अरे हो, हे हो अरे, सबके अंत में संबंध चिन्ह लगा होता है। ये आपके आठ कारक, आपके आठ कारक हिंदी में आपके हैं। और कभी कभी कारक नहीं भी दिखते आपको, कभी कभी कारक आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो आपको एक का और कोई दो कारक ऐसे हैं जो कभी कभी गायब हो जाते हैं, तो वहां पकड़ना पड़ता है कि इसमें से कौन सा कारक है। कभी कभी नहीं दिखते हैं, कभी कभी अदृश्य अवस्था में रहते हैं। इसे राम पढ़ता है, मैं वाक्य लिख दूं राम पढ़ता है, तो कोई कारक इसमें है? नहीं। कौन सा कारक है यहाँ पे? कैसे मालूम पड़ा? राम के द्वारा मतलब पुस्तक पढ़े जाते हैं ना। राम पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पे पुस्तक शब्द गायब यहाँ पे है, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक यहाँ पे देखिए, पुस्तक को यहाँ पे पुस्तक, यहाँ पुस्तक शब्द गायब है। पुस्तक से क्या होता है कि पढ़ना शब्द पढ़ेगा किसको भाई? किताब कोई तो पढ़ेगा, पन्ना कोई तो पढ़ेगा। यहाँ पे को शब्द यहाँ पे गायब, इसलिए यहाँ पे जो है कि आपका है कर्म कारक यहाँ पे है। इसे और कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे? कर्म कारक तो ही बन करे, कर्म यहाँ पे कहाँ पे है? कर्म तो ही बन करे, इसमें कर्म कारक होने कोई चांस है नहीं है। अब बताइए को कैसे आ गया यहाँ पे? पुस्तक तो है ही बन, पुस्तक तो है नहीं यहाँ पे, तो कर्म कारक बनने कोई चांस है नहीं है। लेकिन कैसे बताइए भाई, यहाँ पे कर्म कारक कैसे है? कोई बताए हमको कर्म कारक कैसे है यहाँ पे? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसी कंडीशन जो आपने कहा कि कर्म कारक है, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया कि इसमें कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं है तो कर्म कारक होने कोई चांस नहीं। यहाँ पे राम पढ़ता है, यहाँ पे राम पढ़ता है, राम एज ए सब्जेक्ट है, राम कर्ता कारक में है, यहाँ पे कर्म कारक नहीं। यहाँ पे अगर यही प्रश्न यही होता, अगर राम पुस्तक पढ़ता है, तब तो यहाँ पे पुस्तक जो है, राम पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पे पुस्तक हो जाता, को हो जाता, या राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने हो जाता। यहाँ पे यहाँ पे ने गायब, यहाँ से राम ने गायब है, क्योंकि इस तरह कंडीशन में जो है ने नहीं लगाते यहाँ पे हैं, इसी कंडीशन में ने का प्रयोग नहीं करते हैं। राम ने पुस्तक को पढ़ता है, थोड़ा सा अजब तरह का वाक्य लगता है। तो यहाँ पे राम जो है, यहाँ पे है राम कर्ता कारक में, ना कि आपका कर्म। जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता कारक ही होता है। यहाँ पे ने शब्द गायब यहाँ से,
कर्ता कारक में अगर ये लिखता है राम पुस्तक को पढ़ता है, तो राम ने पुस्तक को पढ़ता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे राम शब्द कर्ता कारक में है, पुस्तक कर्म कारक में है, क्रिया यहाँ पे आपका है, और है आपका जो है सहायक क्रिया है, या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। हाँ, कभी कभी प्रश्न देखिए, कभी के प्रश्न इस तरह भी टच करता है, जैसे मान लो दे दे यहाँ पे राम पढ़ता है, पढ़ता गायब कर दे यहाँ से, राम है, पूछ दे इसमें से क्रिया कौन सी है, इसमें से है शब्द है, तो है शब्द क्या बताइए यहाँ पे, सहायक क्रिया। यहाँ पे है शब्द क्या है, सहायक क्रिया। बताए भाई, है शब्द क्या यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सही है। फिलहाल देखिए मुख्य रूप से देखिएगा यहाँ पे जो है हिंदी में सहायक क्रिया शब्द आता है, एक है सहायक क्रिया। तो यहाँ पे ता है, ती है, ते है, मतलब ये मैं बताने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे है कि दुविधम ना पड़िए, कभी परीक्षा में प्रश्न इस तरह का टच करता कभी अगर है, आप दुविधम न रहेगा कि इसमें क्रिया नहीं। इसे मान लो अगर होता है राम है, पढ़ता गायब हो जाता है यहाँ से, और टिक करता कि ये है शब्द है, तो है शब्द क्या यहाँ पे है, ये वर्ब है, क्रिया है ये। अब क्रिया के वर्गीकरण अलग अलग है कि मॉडल वर्ब है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब है कि आपका जो है कि सहायक क्रिया कौन सी, तो अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पे क्रिया शब्द है, यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे क्रिया है में क्रिया कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो टेंस के बारे में बताया कि काल कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, वर्तमान में है, भविष्य में, भूत में है, इसमें है, जो बताने वाला होता है वही आपका सहायक क्रिया होता है। यहाँ पे है शब्द ही बता रहा है कि हमारा वाक्य किस काल में है, इसका मतलब आपकी सहायक क्रिया है और क्रिया है ये। तो है शब्द अगर मात्र परीक्षा में अगर मान लीजिए जैसे व्यायाम है, नींबू है, यहाँ पे है दिया, पूछ रहा है इसमें से कि दे दीजिए वर्ब, ये क्रिया इसमें कौन है, यहाँ है दे दे, फल दे दे, पुस्तक दे दे। तो यहाँ पे जानना आपको है कि यहाँ पे क्रिया कौन सी चीज थी, मतलब कोई काम भले नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया है, मतलब क्रिया यहाँ पे है, और बिना क्रिया के कोई वाक्य बनता नहीं है, चाहे वो नॉर्मल वाक्य हो, बिना क्रिया वाला हो, चाहे क्रिया वाला हो, मतलब बिना क्रिया कोई वाक्य बनता नहीं, क्रिया तो लगेगी, बिना टेंस के कोई वाक्य बनता नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे संज्ञा को लेकर बात हो गई आपकी, और संज्ञा में देखिए जो मैंने बताया कि आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसमें पहचानना होता कौन सा किसमें है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक। और परीक्षा में जो प्रश्न आपका टच करता बार बार करता है, यहाँ से भाववाचक को लेकर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। तो भाववाचक में इतना आपको जानना केवल यहाँ से है कि जो मन का भाव हो, जिसको आप छू ना पाए, छूने लायक जो ना हो, मात्र इसको महसूस कर सकें, फीलिंग इसमें आप कर सकें, वही आपका भाववाचक। जैसे मान लो दृढ़ता, कठोरता, इस तरह के शब्द जो आपके आते हैं, किसमें आपके आते हैं, भाववाचक में। जैसे देखिए बालपन, मनुष्यता, शिवत्व, महिमा, सरलता, गर्मी, इस तरह के शब्द जो मिलते हैं आपके हैं भाववाचक में होते हैं। परीक्षा में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है संज्ञा से तो भाववाचक है, इसके अलावा तो सब चीज से गाय दे दिया। बाकी इसके दूसरा नंबर में इंपॉर्टेंट में जो आपके आता है कॉमन जेंडर या जातिवाचक आपके आता है। ये दोनों को आप विशेष रूप से पढ़िएगा है, बाकी सब आराम समझ जाएंगे, आप दिमाग लगाएंगे सब समझ जाएंगे। चलिए कारक की बात हो गई आपकी, तो संप्रदान, प्राचार, प्रकाश। अगला देखिए नंबर आपका है सर्वनाम का नंबर। सर्वनाम माने बताइए भाई क्या होता है, जो संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त की जा सके। देखिए सर्वनाम शब्द लिखा है, सर्व माने सबके, सबका, और नाम मतलब होता है संज्ञा। सर्व माने सबका, नाम माने संज्ञा। नाम शब्द यहाँ पे है ना, और सर्व पहले लगा हुआ है। जो सबका नाम हो वही क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम होने संज्ञा नहीं, वही सर्वनाम है। जो दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, दूसरा शब्द जो आपका साफ साफ है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वही क्या आपका, वही सर्वनाम आपका है, वही सर्वनाम आपका है। और ये 8 प्रकार, आपके 6 प्रकार के सर्वनाम का वर्गीकरण हिंदी में किया गया है। जैसे राम पढ़ता है, मैं लिख दिया राम पढ़ता है, और मैं इसी राम की जगह कह दूं जो हुआ है पढ़ता है, तो राम की जगह कौन आ गया, वह है आ गया। तो वह शब्द जो है राम, नाम जो था
जो नाम था, नाम की जगह पर आपने जो है कि सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, उसके जगह कोई और आपने एक जो है उपाधि बना दी, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो किसी का नाम ना लेकर के हम जो है जब इसको अलग तरह से नामकरण करते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। नाम की जगह पर जो इसका इस्तेमाल करें उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह से वर्गीकरण आपका है नाम में। जैसे आप हिंदी में भी 3 प्रकार आपके हैं, संस्कृत में भी इसके नाम के 3 प्रकार हैं, और आपके हिंदी में भी नाम के जो है 3 प्रकार हैं। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा फिगर दिखाता हूँ आपको 3 प्रकार कैसे कैसे आपके नाम के। जैसे जैसे आप पुरुष पढ़ते होंगे संस्कृत में, पुरुष, तो पुरुष कितने संस्कृत में होते हैं? 3। नाम बता दीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है? प्रथम पुरुष में क्या क्या चीजें आती हैं? पुरुष में सर यह है, हम, सह सह, सह देखिए कुछ नहीं, बस इतने जानना आपको, किसी का नाम आ जाए प्रथम पुरुष में जो है, प्रथम पुरुष में जो है खास करके वह आता है, वह, वे, और क्या बोलते हैं, जैसे संस्कृत में, जैसे अंग्रेजी में बात करें हम तो ही, सी, इट, दे, 4 शब्द आपके अंग्रेजी में आते हैं। क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट और दे। इसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। थोड़ा समस्या दोनों में है, अब दुविधा में पढ़ेंगे भी आप जो है। मैंने तीनों चीज अंग्रेजी का लिख दिया यहाँ पे, अभी आप दुविधा में पढ़ेंगे कि कहाँ से बवाल आ गया है। तो भाई प्रथम पुरुष है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन कहते हैं वहां पे। और हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? है प्रथम पुरुष। संस्कृत में इसी को प्रथम पुरुष कहते हैं, और हिंदी में इसी को अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखते हो एक समस्या और खड़ी हो गई, 3 जगह 3 नाम इसके हैं, और बाकी सब नाम सेम है, बाकी सारे नाम सेम है, लेकिन जो प्रथम पुरुष के जो नाम तीनों में बदले हुए हैं। परीक्षा में अगर दुविधा में कोई चीज डालने वाला, तीनों भाषाओं में डालने वाला कोई अगर है, तो आपको प्रथम पुरुष आपका संस्कृत का है, या हिंदी का, जिसको हिंदी में जिसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, ये समस्या है। हिंदी में, अंग्रेजी में तो बिल्कुल मैच करता है। इसे अन्य पुरुष मतलब हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या कह सकते हैं आप? अन्य पुरुष कह सकते हैं। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, लेकिन संस्कृत में इसको प्रथम वरीयता दी गई, इसको प्रथम पुरुष कहते हैं इसको। लेकिन फिलहाल मिला जुला के आप जानिएगा, इतना जानिएगा। इसे आप संस्कृत में जो पढ़ते हैं, जैसे रूप चलाते हैं, वह है सह, तौ, ते, तम, ते, तान, तेन, ताम। तो इसमें मतलब सह माने वह होता है, सह माने वह प्रथम पुरुष में आपके आता है, और यही वह जो होता है अंग्रेजी में आकर के थर्ड पर्सन में आकर चला जाता है। इसे वहां पे जो है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, तो अंग्रेजी में यही थर्ड पर्सन में चला जाता है। हिंदी में यही सेम, यही चीज जो आपकी होती है अन्य पुरुष में चला जाता है। तीनों चीजें आपको दिमाग में लाके फिट करना है। संस्कृत का प्रथम पुरुष, हिंदी का अन्य पुरुष होता है, और इसी को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। बाकी चीजें सबके सब कॉमन है, सभी तुरंत समझ में आपको आ जाएंगे। अब देखिए कॉमन कैसे है। ये बात हो रही थी संस्कृत के प्रथम पुरुष की, या हिंदी के अन्य पुरुष की, या अंग्रेजी के थर्ड पर्सन की। पहली बात तो प्रथम पुरुष। दूसरा जो आपका मध्यम पुरुष होता है संस्कृत में, मध्यम पुरुष, मध्यम माने होता है, मध्य तो बिल्कुल सही है, तीनों चीजों में कॉमनिज्म है। मध्यम माने होता है बीच का जो हो। मैं वक्ता हूं, तो मैं जिससे बात करूंगा और जिसके बारे में बात करूंगा, मतलब बीच में जो होता है, यू जैसे हमारा है, यू सेकंड पर्सन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? है सेकंड पर्सन। संस्कृत में इसको मध्यम पुरुष, और हिंदी में भी इसको मध्यम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में मध्यम पुरुष है, और अंग्रेजी में इसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और हिंदी में इसको जो है, हिंदी में संस्कृत में दोनों एक ही नाम है, मध्यम पुरुष। तो जो मध्य में हो, मध्य में कौन रहता? आप रहते हैं, तुम रहते हैं। और संस्कृत में अगर बोलूं मैं इसको, तो युष्मद। अक्सर पूछता है युष्मद का रूप क्या होगा, अस्मद का रूप क्या? अस्मद माने अस्मद माने मैं, और युष्मद माने तुम होता है। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये रूप आपका अस्मद का है,
तुम, युवाम, यूयम, ये रूप आपका युष्मत का है। बात समझ में आ रही है ना? अस्मद, युष्मत। अस्मद माने अहम, अहम के बारे में बात करना, हम, आवाम, बयान मतलब मैं के बारे में बात करना है। तो बताने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि तुम शब्द जो होता है, तुम या तुम शब्द जो होता है संस्कृत का या हिंदी अंग्रेजी का यू शब्द जो होता है, तीनों शब्द किस में होते हैं? मध्यम पुरुष में होते हैं। बात कंफर्म हुई यहाँ पे? यस। थोड़ा सा आप लोग बहुत चक्कर में पड़े होंगे, तीनों चीजें साथ में घुस रही हैं, दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ रहा होगा। तो फिलहाल समझना तीनों चीजें आपको हैं, जैसे भी समझ लीजिए आप। अगला चीज देखिए आपका यहाँ पे जो है, जो आपका प्रथम पुरुष है संस्कृत का जो प्रथम पुरुष है, ये क्या होता है? इसको हम अहम कहते हैं। अहम लास्ट में जो सबसे अंतिम में आता है। प्रथम पुरुष में तुम आ गया, नहीं वह आ गया, मध्यम पुरुष में तुम आ गया, और उत्तम, हाँ संस्कृत। ठीक है, प्रथम, हाँ मैंने यहाँ पे प्रथम लिख दिया, यहाँ पे उत्तम पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ उत्तम लिख दिया, यहाँ पे वास्तव में क्या था? ये प्रथम लिख दिया, उत्तम पुरुष था ये। तो ये प्रथम उत्तम पुरुष है संस्कृत में, इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी तो उत्तम। हिंदी में उत्तम शब्द नहीं, हिंदी में उत्तम शब्द नहीं है। प्रथम है। प्रथम, मध्यम और अन्य, प्रथम, मध्यम और अन्य है। हिंदी में क्या है? प्रथम है। प्रथम है। और अंग्रेजी में इसके लिए नाम क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, तीन चीजें समस्या में डाल रही हैं आपको। हिंदी में तो बिल्कुल सही है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल सही है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल सेम चीज है। प्रथम पर्सन और प्रथम पुरुष और फर्स्ट पर्सन बिल्कुल सेम है, कोई समस्या नहीं। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत में है, संस्कृत में दिक्कत में है। लेकिन दिक्कत में एक चीज और यहाँ से स्पष्ट करिएगा आप, जो है उत्तम का मतलब होता है जो सर्वश्रेष्ठ हो। उत्तम का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। उत्तम का मतलब क्या होता है? जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे पहले आ जाए। जैसे मैं हूँ, शब्द केवल चेंज हो यहाँ से, वैसे मैं सबसे, जो वक्ता होता है वो सर्वश्रेष्ठ तो वही होता है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी से, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और जिससे बात करूंगा वो बीच में रहेगा, मध्यम में रहेगा, और जिसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे उसी को जो है प्रथम पुरुष कहा गया है। थोड़ा सा अंतर दोनों में है, लेकिन दिमाग में आपको एक चीज रखना यहाँ पे है। प्रथम पुरुष संस्कृत का प्रथम पुरुष, संस्कृत का उत्तम पर्सन हिंदी का प्रथम पुरुष होता है, और अंग्रेजी में इसी को हम जो फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। देखिए तीनों में देखिए एक चीज अहम शब्द लिखा हुआ है, अहम। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? आई। संस्कृत में अहम, हिंदी में मैं, और अंग्रेजी में आई और वी। और मैं और हम, मैं एक वचन है, हम क्या है? बहुवचन है। आई एक वचन है और वी क्या है? बहुवचन है। ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट करनी है। मतलब बताने का मेरा उद्देश्य यहाँ पे था कि तीनों भाषाओं में आप जो है पुरुष क्या बोलते हैं, पुरुष को जान जाएं आप, पर्सन को जान जाएं आप। एक चीज थोड़ा सा दुविधा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा मैंने घुमा दिया आप लोगों को, हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में ना आया हो, कई बार बताया मैंने इसके बारे में है। चलिए अच्छा बताइए, अब एक भाषा बता दीजिए। आप लोग मौन हो गए हैं। बताइए हिंदी में, बताइए हिंदी में पुरुष कौन कौन से हैं? मैं इसको मिटाता हूँ। हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? प्रथम पुरुष में मैं आता है, मैं। मध्यम पुरुष में तुम आता है, और अन्य पुरुष में ही, अन्य पुरुष में वह, वे, इन, ये शब्द आपके जो है अन्य पुरुष में आते हैं। संस्कृत में बोल दीजिए, संस्कृत में बताइए, संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन शब्द आएगा? वह आएगा। मध्यम पुरुष में तुम, और उत्तम पुरुष में मैं। चलिए ठीक है।
और अंग्रेजी में अगर बात करें इसी को लेकर के, हम इसी को सेम चीज अंग्रेजी में पूछें अगर जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई और बता दे भाई, कोई और बोल दे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है अंग्रेजी में? हम पुरुष। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कौन होगा? किसी की आवाज नहीं आ रही सही से, बता रहा हूँ। हाँ ही सी इट चलिए, ही सी इट, फर्स्ट ही सी पर्सन। इट, ही सी इट फर्स्ट पर्सन रहेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड पर्सन में? सेकंड पर्सन में सर अंग्रेजी में ही सी थर्ड पर्सन होगा ना? तो वही तो हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, फिर बताया किसी ने, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चलिए ठीक है, फर्स्ट आगे पर्सन बताइए। आई वी दे होगा, आई वी दे। बिल्कुल होगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ताकि मैं सुनना चाहता हूँ। बताया मैंने तो कितना लोगों ने ग्रहण किया आप लोगों ने। इसे देखिए, पुनः एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन मतलब होता है जो प्रथम वक्ता होता है, जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी का होता है। वक्ता माने मैं जिससे बात करूंगा वो सेकंड पर्सन होता है, तुम, और जिसके बारे में बात करूंगा मैं, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं क्या होता हूँ? फर्स्ट पर्सन वहां पे होता हूँ, उत्तम पुरुष होता हूँ मैं वहां पे। तो मैं शब्द यहाँ पे, मैं और हम जो है शब्द यहाँ पे, प्रथम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है आपका। ये अंग्रेजी में आपका है। चलिए, तो आप इसको जैसे मिलाना हो अलग से पढ़ लीजिए, किताबों में अलग अलग देख लीजिएगा इसको कि हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, संस्कृत में क्या है, तो देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया जो है पुरुष हो गया आपका। और जो आपका सर्वनाम आपका जो है, सर्वनाम, सर्वनाम में प्रथम चीज जो आपकी आती है, जो समझना आपको है, तो सर्वनाम का पहला भेद आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम के 3 वर्गीकरण यहाँ पे किए गए हैं हिंदी में। आपके उत्तम पुरुष यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने अभी आपको प्रथम पर्सन बताया, यहाँ पे उत्तम पुरुष ही लिखा हुआ है। लग रहा है मुझसे ही कुछ गलती हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे उत्तम पुरुष ही लिखा हुआ है हिंदी में भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपका संस्कृत का जो है उत्तम पुरुष, आपका संस्कृत में कौन होता है उत्तम पुरुष? बताइए भाई, संस्कृत का उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं और हम है, तो आपका मैं और हम ही हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में आपका तुम हो जाएगा, और अन्य पुरुष में आपका वही जो थर्ड पर्सन आपका ही से इट दे, तुम, यह, ये और वे हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे जो पुरुष हो जाएगा तीनों। आपका बातें सब वही हैं, थोड़ा शब्दावली मैंने प्रथम पुरुष कर दिया था उसको, बाकी सब चीजें सेम है। उत्तम पुरुष और आपका जो है, मतलब हिंदी और संस्कृत में सेम नाम है आपके। अगला देखिए आपका निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक मतलब वे सर्वनाम जो किसी वस्तु को निश्चित करें, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे अब निश्चयवाचक में देख लीजिए क्या होगा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यहाँ पे यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक निश्चय बता रहा है कि मतलब ये वस्तु ये क्या है? अच्छा है। यह बुरा है, वे बुरे हैं, ये अच्छे हैं। इस तरह के सर्वनाम, इस तरह के जो शब्द आपके आते हैं, तो आपके निश्चयवाचक होते हैं। निजवाचक परीक्षा में सबसे अधिक, परीक्षा में प्रश्न अगर आपका आया हुआ है, आपके पुरुष में, आपके क्या सर्वनाम से अगर आया हुआ है, निजवाचक से आया हुआ है, तो इसको जरूर आप समझ लीजिए निजवाचक क्या होता है। और सबसे अधिक परीक्षा में अगर अब तक जो प्रश्न जो आया हुआ है आपके सुपर टेट में या टेट में, तो निजवाचक सर्वनाम से आया हुआ है। बताओ, कोई बताओ निजवाचक क्या होता है? संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है। नहीं सर, आप रिफ्लेक्सिव, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप भला तो जग नहीं, निजवाचक को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। चलिए एक बार समझिए ध्यान से इसको, देखिए एक बार कैसे निजवाचक क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आप भला, सही बता रहे हैं आप भला तो जग भला, बिल्कुल सही है। ये निजवाचक का ही उदाहरण है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा,
मैं यह काम आप ही कर लूंगा। आप ही ये किया उदाहरण मान लो जी। परीक्षा में दे दिया आपको, ये उदाहरण परीक्षा में आपके आ गया और पूछे यहाँ पे कि इस वाक्य में, हाँ बताइए। यहाँ आप रहे कि आज? अरे मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप यहाँ लिखा हुआ आप है, आप ही कर लूंगा, या मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। इस तरह के शब्द अगर मिलते कहीं पर मिलते आपको हैं, या मैं यह काम खुद कर लूंगा। तो ऐसे प्रोनाउन को ऐसे जगह पर आपका यहाँ पे आप शब्द जो है, खुद शब्द जो है, स्वयं शब्द जो आपका है, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। बात समझ में आई? दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, जो इसका नामकरण जो नामकरण जो अंग्रेजी में किया गया है, इस बड़ा आसान, ये आपको आसानी और कर देगा आपको। इसका मतलब होता है प्रतिबिंबित, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्स। मतलब रिफ्लेक्स माने क्या होता है? मान लो प्रकाश डाला कहीं पर आपने और वही प्रकाश लौट कर पुनः आपके ऊपर पड़े आकर के, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी के नाम है रिफ्लेक्शन। मतलब जो अपने आप को प्रतिबिंबित करे, वह सर्वनाम जो अपना एक प्रतिबिंब कहीं पर लाके डाले, प्रतिबिंब कहीं लाके छोड़े, वही क्या होता है आपका? वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और उसी को हम जो है, उसी को हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपने वहां पढ़ा होगा जो अंग्रेजी में मैंने बताया था इसको सर्वनाम के बारे में, एक बार मैंने चर्चा किया था इस पर, बहुत पहले चर्चा किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। वहां पे क्या था कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं स्वयं ही कहा माई सेल्फ। इससे क्या होता है? आई का माई सेल्फ, आई का जो है ही का हिमसेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, माई का माई सेल्फ होता है। इस तरह के सेल्फ शब्द अगर अंग्रेजी में कहीं मिल रहा है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेंस बता रहा आपको हूँ, अगर अंग्रेजी में कहीं दे दे आपको कि पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस वर्ड्स, पिक आउट माने खोजिए या सर्च मारिए, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को खोजिए आप, और वहां पे शब्द दे दे कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, या ही हिमसेल्फ डू दिस वर्क, या यू योर सेल्फ डू दिस वर्क। इस तरह की शब्दावली अगर वहां पे कहीं मिलती है, अगर आपको है, मतलब योर सेल्फ, माई सेल्फ, दाई सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह की शब्दावली अगर आपको अंग्रेजी में कहीं मिलती है और वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खोजने को कह रहा है, तो साफ साफ मानिएगा कि माई सेल्फ, दाई सेल्फ ही क्या आपका है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरी चीज क्या है? हिंदी में कैसे खोजेंगे आप? हिंदी में कैसे इसकी को सर्च मारेंगे? इसे मैं शब्द लिखा है यहाँ पे, मैं शब्द को प्रतिबिंबित कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं यह काम आप ही कर लूंगा। ये मैं का ही एक रूप यहाँ पे आप शब्द आया हुआ है, मैं का ही ये रूप है आप, मैं का ही एक रूप कौन है? यहाँ पे आप है, मैं का ही एक रूप यहाँ पे आप है, इस मैं शब्द यहाँ पे है, इसी का एक दूसरा प्रतिबिंब बनकर यहाँ पे खड़ा आकर के है। तो यहाँ पे आप शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप शब्द जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है? मैं का। मैं का ही प्रतिबिंब रूप में यहाँ पे आप है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, या मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा। इस तरह की शब्दावली जहां पर आपको हिंदी में मिले, वहीं पर मानिएगा कि आपका कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे है? आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बताए भाई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई। चलिए, समझ में आई तो अच्छी बात है। और कोई बोले भाई समझ में आई? जो ही समझ में आया कि नहीं आया? ममता, नहीं समझ में लग रहा है आपको? आ रहा है आज ज्यादा कठिन हो रहा है। चलिए, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, मैं मिक्स कर देता हूँ सबक के, थोड़ा सा और, इसलिए टेंशन में आप लोग आ जाते हैं कि कहाँ से आ गया। तो मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, या मैं यह काम खुद कर लूंगा, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। इस तरह की शब्दावली अगर हिंदी में कहीं मिलती है आपको है, तो वहीं पर जानेगा आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पे आप शब्द है। चलिए अगला शब्द देखिए, ये निजवाचक की बात हो गई। अगला आपका संबंधवाचक है। तो ये संबंध, टाइम भी हमारा हो गया है, माला का समय आ गया, अभी पढ़ाएंगे आपको। संबंधवाचक देखिए, संबंधवाचक में क्या होता है? इसमें कोई शब्द आएगा जो दोनों वाक्यों में एक संबंध कायम करता है। दो वाक्य होते हैं, उनमें संबंध बनाता है। इसे मैं एक वाक्य बता रहा हूं आपको
यह लड़का जो कल यहाँ आया था पढ़ने में तेज है। यह लड़का जो कल यहाँ आया था पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है। अब यहां पर देखिए, ये आपका संबंधवाचक है, संबंध कायम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला लिंकिंग, दो वाक्यों को लिंकिंग कर रहा है। देखिए, यह लड़का जो कल यहां आया था पढ़ने में तेज है। अब बताओ भाई, यहाँ पे कौन शब्द है जो आपको संबंध बना रहा है? दो वाक्यों में, दो वाक्यों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? दो उपशब्दों को जोड़ने वाला काम बताइए भाई। हाँ बोलिए। हाँ बोलिएगा। सर पढ़ाई संबंध जो है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए भाई। जो शब्द नहीं, जो शब्द तो है बिल्कुल सही है। देखिए क्या कर रहा है वह लड़का, और कल के आने में ये संबंध शब्द यहाँ पे जो कायम कर रहा है। जो, अगर जो ना होता तो दोनों शब्दों में कल यहाँ आया था पढ़ने में तेज है। देखिए एक शब्द आपका यह है, एक उपवाक्य आपका यह है, यह लड़का जो कल यहाँ आया था पढ़ने में तेज है। दो वाक्य आपके हैं, एक तो यह लड़का है, उपवाक्य है आपका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और कल यहाँ आया था पढ़ने में तेज है आपका यह जो है आपका मुख्य वाक्य है। ये उपवाक्य है, मुख्य वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? जो शब्द कर रहा है यहाँ पे। तो जो शब्द जोड़ेगा वही आपका संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक सर्वनाम आपका होता है। यहाँ पे जो शब्द आपका यहाँ पे क्या है? संबंधवाचक है, और इसलिए यहाँ पे इसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम रख। बताएं भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा था, बोल दीजिए एक बार। चलिए, कुछ कह नहीं, कुछ बोलना चाह रहे थे आप लेकिन बोल नहीं पाए। ये वही लड़का है जो कल बाग में मिला था। ये वही लड़का है जो कल मुझे बाग में मिला था। यहाँ पे जो शब्द क्या है? जो शब्द भी यहाँ पे आपका संबंधवाचक है। और अगला परिकरण जो इसका है अनिश्चयवाचक को लेकर। चलिए, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, मैं अब हट रहा हूँ यहाँ से हूँ। एक शब्द देख लीजिए जल्दी से। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है वह सर्वनाम जो अनिश्चय बताए। जैसे कुछ मुझे दे दो, मुझे कुछ दे दो, कोई आया था, कुछ दे दो, या घर में कोई नहीं है। यहाँ पे कोई शब्द, कुछ शब्द और कोई शब्द, इस तरह की शब्दावली जो आपकी आती है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनामों में आपके शामिल है। अंतिम में आपका प्रश्नवाचक है। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। जैसे आपका तुम कौन हो, तुम कौन हो। यहाँ पे कौन शब्द क्या आपका बताइए? यहाँ पे कौन शब्द क्या है? कौन शब्द यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ पे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह क्या चाहता है, तुम कैसे हो, ये सारे शब्द आपके प्रश्नवाचक। जो भी शब्द आपके आएंगे उसमें आकर के प्रश्न करते हैं, सबके सब जो क्या होते हैं, ये आपके जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चलिए ठीक, क्लास में ही बंद करता हूँ क्योंकि माला का समय हो गया, शायद क्लास चालू हो गया होगा उनका। कोई नोटिस देखे भाई, क्लास पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रही है माला? कोई बता दे हमको, क्या क्लास माला का चल रहा है? अभी नहीं चल रहा है। 8 बजे से कहती है, 8:30 बज जाता है। तो कब तक पढ़ाते हैं? कै बजे तक? 9 बजे तक पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं? उनको स्कूल में जाना होता है उसी टाइम। हम बंद कर देते हैं, पता नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और देख लेता इसमें हूँ। तो देखिए, दो चीजें आपने यहाँ सीखा, संज्ञा और सर्वनाम। विशेष, अगली चीज आपके विशेषण पे नंबर आपके, अगली चीज आपके विशेषण है। देखिए, सर्वनाम से आपको दो चीजें परीक्षा में जो बार बार टच करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपका निजवाचक बहुत परीक्षा में पूछता है, और आपका निजवाचक के अलावा इसमें पुरुष वाला और संबंध वाला तो आप जान ही चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की परीक्षा में कभी कोई टच करता है, कौन, कब, क्या, जो भी इंट्रोगेटिव शब्द आपके हैं, सबके शब्द आपके जो है, सबके सभी शब्द आपके क्या होते हैं, ये आपके
सर्वनाम में ही आते हैं। मैडम की तबीयत अभी और ठीक है? विशेषण जो आपका है, विशेषण आप जानते ही हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर के उसको निश्चित करे, उसको फिक्स करे, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह काला है, गोरा है, नीला है, काला है, लंबा, छोटा, मोटा, जो भी शब्दावली आपकी आ जाए यहाँ पे, ये सब के सब शब्द आपके विशेषण होते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, मैं इसको यहीं बंद करूंगा अब, क्योंकि हो सकता क्लास माला ले ही रही हूँ। तो इसके सर्वनाम के आपके जो भेद होते हैं, जो भेद पहले एक बार सुन लीजिए। इसके जो 4 भेद किए गए सर्वनाम के, सर्वनाम के आपके 4 भेद किए गए हैं। संज्ञा नहीं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और आपका जो है संख्यावाचक। गुणवाचक माने क्या होता है? जिससे गुण का बोध हो, जैसे आपका वह अच्छा है, सुंदर है, आपका इस तरह से काला है, गोरा है, इस तरह की शब्दावली जो आपकी आएगी वो आपके गुणवाचक में आएगी। परिमाणवाचक में जो क्या होता है कि उसके मात्रा का बोध होता है, मात्रा का। इसे मान लीजिए कोई शब्द आ जाए यहाँ पे, इस तरह के जो परिमाणवाचक जो आपके हैं, 1 किलो अनाज दे दो, ये परिमाण बोधक आपके, मतलब इस तरह की शब्दावली जो आएगी। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ने? हाँ मिल रही है। तो ये परिमाणवाचक आपका हो गया। और सार्वनामिक जो आपका है, सार्वनामिक क्या चीज होता है? जब कोई शब्द इस तरह से आए और सर्वनाम के बारे में बताए कि मतलब सर्वनाम के बारे में चर्चा करे और सर्वनाम की विशेषता बताए, वही चीज आपका सर्वनामिक। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे है, यह आदमी विश्वासघाती है, यह आदमी विश्वासघाती। संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताए, विशेषता बताए उसकी। दीजिए, क्लास चल शुरू हो गई दीदी। चलिए ठीक है, अब आप लोग इस क्लास को बंद करते हैं, निकल जाइए आप लोग।